नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो जुनून, स्वाभिमान और एक कभी ना हार मानने वाले जज्बे की दास्तान है। बिल्कुल। हमारे सामने जो दस्तावेज है उसका शीर्षक है महाराणा प्रताप, मेवाड़ की अजेय आत्मा। जी। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब हिंदुस्तान पर शक्तिशाली मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा था। सम्राट अकबर का साम्राज्य विशाल था, उनकी फौजें बहुत बड़ी थीं, संसाधन मतलब अथाह थे। हाँ, उस वक्त तो मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। बिल्कुल। और उनके सामने कई राजे रजवाड़े, आप कह सकते हैं, नतमस्तक हो चुके थे। हाँ, ज्यादातर ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसी पृष्ठभूमि में खड़े थे मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह। जैसा कि ये दस्तावेज बताता है, उनके पास ना तो अकबर जितनी बड़ी सेना थी, ना ही उतने संसाधन, मतलब एक सीधी टक्कर में पलड़ा भारी नहीं था। हाँ, ये बात तो साफ है। लेकिन ये दस्तावेज एक ऐसी चीज पर जोर देता है जो शायद उस विशाल साम्राज्य के पास भी उस तरह नहीं थी जिस तरह मेवाड़ के पास थी। वो क्या थी? वो थी अपनी मिट्टी, अपनी आन बान शान के लिए लड़ने की जिद, जिसे हम राजपूताना स्वाभिमान कह सकते हैं। वो जज्बा। हाँ, और अकबर की नीति थी कि राजपूताना के सभी राज्य उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। इस दस्तावेज में जिक्र है कि जयपुर मतलब आमेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे कई बड़े और ताकतवर राजपूत राज्यों ने संधि कर भी ली थी। जी हाँ, ये एक बड़ा रणनीतिक कदम था अकबर का। इससे उसे इन राज्यों का सैन्य सहयोग भी मिल जाता था। पर मेवाड़ का मामला अलग था। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल। इस श्रुत में ये उल्लेख मिलता है कि अकबर ने कई बार संधि के प्रस्ताव भेजे, मान मनोबल की कोशिशें हुई, पर प्रताप का रुख स्पष्ट था। क्या कहा उन्होंने? ये दस्तावेज कुछ यूं बयान करता है, मेवाड़ की धरती पर मुगलों का परचम कभी नहीं लहराएगा। ये महज शब्द नहीं थे, ये एक तरह का संकल्प था उनका। दस्तावेज महाराणा प्रताप मेवाड़ की अजेय आत्मा के नजरिए से मेवाड़ की इस अदम्य भावना और महाराणा प्रताप के लंबे संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है। बिल्कुल। और ये स्पष्ट करना जरूरी है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हमारी बातचीत आज पूरे तरह से इसी खास स्रोत में दी गई जानकारी और उसके विश्लेषण पर केंद्रित है। हम इसी के प्रस्तुत किए गए तथ्यों और नजरिए पर गौर करेंगे। ठीक है, तो कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है 18 जून 1576 को। जगह है राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच का एक संकरा दर्रा, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी। हाँ, यहाँ इतिहास की एक बेहद मशहूर और भीषण लड़ाई लड़ी गई। जी, इस स्रोत में दिए गए विवरण के अनुसार मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के एक बेहद काबिल सेनापति आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे। हाँ, मान सिंह। और उनके साथ करीब 80,000 सैनिकों की एक विशाल सेना थी। 80,000? जी। इसमें घुड़सवार, हाथी, पैदल सैनिक सब शामिल थे। ये उस दौर के लिहाज से एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। ये दस्तावेज बताता है कि उनके साथ मुख्य रूप से राजपूत योद्धा और स्थानीय भील आदिवासी लड़ाके थे। हाँ, भीलों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था उनके लिए। और उनकी कुल संख्या करीब 20,000 बताई गई है। 20,000? यानी संख्या बल में एक बड़ा अंतर था। आप सोचिए, लगभग 1 के मुकाबले 4 का। बहुत बड़ा अंतर। जाहिर है, ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं था, संसाधनों का भी फर्क था। मुगलों के पास बेहतर तोपखाना था, रसद की व्यवस्था बेहतर थी। लेकिन जैसा ये स्रोत जोर देकर कहता है, मेवाड़ी सेना में जोश और अपनी जमीन के लिए लड़ने का जज्बा वो कूट कूट कर भरा था। बिल्कुल। युद्ध की भयंकरता का अंदाजा इस दस्तावेज की एक पंक्ति से लगता है। धरती योद्धाओं के लहू से लाल हो गई, तलवारों की टकराहट और चिंगारियों से मानो आसमान में आग लग गई। बहुत भीषण युद्ध हुआ होगा। कल्पना कर सकते हैं। इस स्रोत में महाराणा के कुछ प्रमुख सहयोगियों का भी उल्लेख है जिन्होंने इस मुश्किल लड़ाई में उनका साथ दिया। जैसे एक नाम आता है हाकिम खान सूर का। हाँ, हाकिम खान सूर का जिक्र महत्वपूर्ण है। वो एक अफगान योद्धा थे और महाराणा की सेना में तोपखाने के प्रमुख थे। अच्छा, अफगान योद्धा। जी। उनका होना इस बात को रेखांकित करता है कि ये लड़ाई कम से कम इस स्रोत के नजरिए से अगर देखें तो महज हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं थी। ये अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग प्रताप के साथ थे। ये एक जरूरी नुक्ता है। हाँ, इसी तरह भामा शाह का नाम भी आता है, जिनका योगदान बाद में, जैसा हम देखेंगे, बहुत अहम साबित हुआ। ठीक है, अब युद्ध के मैदान की बात करें तो महाराणा प्रताप के व्यक्तिगत शौर्य का भी यह दस्तावेज जिक्र करता है। एक खास घटना जो अक्सर दोहराई जाती है।
चेतक वाली? हाँ, उनका अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन सेना के दिल में घुस जाना। बिल्कुल, ये एक बेहद नाटकीय क्षण रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। जानकारी मिलती है कि प्रताप सीधे मुगल सेनापति राजा मान सिंह के हाथी तक पहुंच गए थे। हाथी तक? हाँ। मान सिंह हाथी पर बने हौदे में सुरक्षित बैठे थे। प्रताप ने पूरी ताकत से अपना भाला मान सिंह की ओर फेंका। निशाना कहते हैं अचूक था, पर मान सिंह झुक गए और भाला हौदे से टकराया। बच गए वो। हाँ। लेकिन ये दिखाता है कि प्रताप कितने निडर और कुशल योद्धा थे कि दुश्मन के सेनापति तक पहुंचने का जोखिम उठाया उन्होंने। सही। लेकिन इसी साहसिक प्रयास के दौरान एक अनहोनी हुई ना जी। बताया जाता है कि मान सिंह के हाथी की सूंड में एक या शायद कई तलवारें बंधी हुई थीं, शायद बचाव के लिए, आक्रमण के लिए। अच्छा। हाथी ने बचाव में अपनी सूंड घुमाई और उन तलवारों से चेतक का एक पिछला पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, कट गया लगभग। बेचारा चेतक महज एक जानवर नहीं था, वो महाराणा का साथी था, उनकी पहचान का हिस्सा था। और यहाँ ये स्रोत चेतक की वफादारी और उसकी असाधारण क्षमता पर बहुत जोर देता है। हाँ, कहते हैं वो घोड़ा बहुत खास था। बिल्कुल। पैर कट जाने के बावजूद वो घोड़ा रुका नहीं। जब उसने महसूस किया कि महाराणा दुश्मन सेना से घिर गए हैं और उनकी जान खतरे में है, तो वो घायल अवस्था में ही उन्हें युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकालने के लिए पलटा और भागा, अपनी जान की परवाह किए बिना। हाँ। और फिर आता है वो अविश्वसनीय पल, चेतक की छलांग। हाँ, वो नाले वाली घटना। दस्तावेज बताता है कि रास्ते में एक बरसाती नाला पड़ा जो करीब 26 फीट चौड़ा बताया जाता है। 26 फीट? हाँ, 26 फीट। चेतक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने घायल पैर के साथ महाराणा को लेकर वो नाला एक ही छलांग में पार कर लिया। ये तो यकीन करना मुश्किल है, एक घायल घोड़ा इतनी लंबी छलांग कैसे लगा सकता है? ये उसकी स्वामी भक्ति और हिम्मत की शायद पराकाष्ठा थी। लेकिन जैसे ही उसने नाला पार किया, अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, उस वीर और वफादार घोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। स्रोत में एक पंक्ति है जो इस बलिदान के महत्व को दर्शाती है। वो कहती है, चेतक मरा पर मेवाड़ की आत्मा को जिंदा रख गया। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उसने महाराणा को वो अवसर दिया कि वो संघर्ष जारी रख सकें। तो ये थी चेतक की कहानी। अब वापस युद्ध पर आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध का नतीजा क्या रहा? इस पर अक्सर अलग अलग मत सुनने को मिलते हैं। ये स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या ये मुगलों की जीत थी, जैसा कुछ इतिहासकार मानते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है और यहाँ ये स्रोत एक कह सकते हैं स्पष्ट मौकिफ लेता है। ये दस्तावेज मानता है कि हाँ, कई ब्रिटिशकालीन और मुगल दरबारी इतिहासकारों ने लिखा कि हल्दी घाटी में अकबर की निर्णायक जीत हुई और महाराणा प्रताप मैदान छोड़कर भाग गए। अच्छा, तो ये स्रोत इस बात को मानता है? नहीं, मानता नहीं है, बल्कि ये बताता है कि ऐसा लिखा गया है। लेकिन फिर ये स्रोत इस व्याख्या को चुनौती देता है। कैसे? क्या तर्क देता है? हाँ, पूरी तरह से चुनौती देता है। इस स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध वास्तव में अनिर्णायक रहा, इनडिसाइसिव जिसे कहते हैं। अनिर्णायक मतलब कोई नहीं जीता? हाँ, मतलब किसी भी पक्ष को ऐसी जीत नहीं मिली जिससे युद्ध का फैसला हो जाए। इसके पक्ष में ये स्रोत कुछ दलीलें देता है। पहली कि युद्ध के तुरंत बाद मुगल सेना ने मेवाड़ के मुख्य किलों जैसे कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने का कोई बड़ा प्रयास नहीं किया, नहीं वो महाराणा प्रताप को पकड़ सके। ये बात तो सोचने वाली है। अगर उनकी निर्णायक जीत होती तो शायद वो ऐसा करते। बिल्कुल, ऐसा होना स्वाभाविक था। और दूसरी दलील ये दी जाती है कि मुगल सेना कुछ समय के लिए गोगुंदा जैसे इलाकों में रही जरूर, लेकिन उन्हें लगातार रसद की कमी और स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा। वो मेवाड़ पर स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। अच्छा। महाराणा प्रताप का युद्ध के बाद भी अरावली की पहाड़ियों से अपना संघर्ष जारी रखना, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उनकी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तो इस स्रोत के नजरिए से ये एक अनिर्णायक लड़ाई थी? जी हाँ, जहां मुगलों को अपने उद्देश्य में पूरी सफलता नहीं मिली। तो युद्ध के बाद क्या हुआ? अगर प्रताप हारे नहीं जैसा ये स्रोत कहता है, तो उनका अगला कदम क्या था? संघर्ष कैसे जारी रहा? यहीं से महाराणा प्रताप के जीवन का शायद सबसे कठिन और लंबा अध्याय शुरू होता है, जैसा ये दस्तावेज बताता है। उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी रणनीति बदल ली। रणनीति बदली? कैसे? वो मेवाड़ के पारंपरिक मैदानी इलाकों को छोड़कर अरावली की दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों में चले गए।
और यहाँ उन्हें स्थानीय भील समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिला। हाँ, भीलों का जिक्र पहले भी आया था। जी, वो इन इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ थे और प्रताप के प्रति बहुत वफादार थे। उनका साथ बहुत अहम था। और वहां से उन्होंने वो रणनीति अपनाई जिसे हम आज गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध कहते हैं। बिल्कुल सही। इस दस्तावेज के अनुसार अगले लगभग 20 साल तक महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ इसी रणनीति से लड़ाई जारी रखी। 20 साल लंबा वक्त है। हाँ, बहुत लंबा वक्त। वो अपने चुनिंदा लड़ाकों के साथ अचानक मुगल चौकियों या छोटी टुकड़ियों पर हमला करते, उन्हें नुकसान पहुंचाते और फिर तेजी से पहाड़ों या जंगलों में गायब हो जाते। अच्छा, हिट एंड रन जिसे कहते हैं। हाँ, एक तरह से वही। ये मुगल सेना के लिए बहुत थकाने वाला और परेशान करने वाला था, क्योंकि वो इस तरह के पहाड़ी और जंगली इलाकों में लड़ने के उतने आदी नहीं थे। समझ गया, यानी उन्होंने सीधे टकराव से बचते हुए दुश्मन को लगातार व्यस्त रखा और नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। और इस दौरान, जैसा कि ये स्रोत जिक्र करता है, महाराणा और उनके परिवार, उनके साथियों ने जंगलों में बेहद कठिनाई भरा जीवन बिताया। कहते हैं उन्होंने महलों का आराम त्याग दिया था, जमीन पर सोने और सादा भोजन करने की प्रतिज्ञा ली थी। ये तो बड़ा त्याग है। हाँ, दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्होंने ये सब कष्ट सहे, लेकिन कभी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बारे में सोचा तक नहीं। उनकी प्राथमिकता सिर्फ मेवाड़ की आजादी थी। इसी दौरान भामा शाह का भी जिक्र आता है ना? हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। जब महाराणा के संसाधन लगभग खत्म हो चुके थे, तब उनके एक पूर्व मंत्री थे भामा शाह। वो अपनी पूरी जमा पूंजी, अपना सारा धन उनके पास आए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी? हाँ, ऐसा कहा जाता है। और कहते हैं कि ये धनराशि इतनी थी कि उससे कई हजार सैनिकों का कई वर्षों तक खर्च उठाया जा सकता था। अरे वाह! इस आर्थिक मदद ने प्रताप को अपना संघर्ष जारी रखने की नई ताकत दी। इसीलिए भामा शाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है इस स्रोत में। ये तो वाकई बहुत बड़ा योगदान था। तो ये स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है कि महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन इसी संघर्ष में लगा दिया। जंगलों में भटकते रहे, कठिनाइयां सही, लेकिन मेवाड़ की स्वतंत्रता का प्रतीक बने रहे। निश्चित रूप से इस दस्तावेज का केंद्रीय भाव यही है कि प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उनकी मृत्यु तक, जो 1597 में हुई थी, वो भी एक शिकार दुर्घटना के कारण, युद्ध में नहीं। अच्छा, युद्ध में नहीं मरे वो? ने इस स्रोत के अनुसार एक शिकार दुर्घटना में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हुई। तो अपने मृत्यु से पहले उन्होंने छापामार युद्ध के जरिए मेवाड़ के एक बड़े हिस्से पर, हालांकि चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर, फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो काफी इलाका वापस जीत लिया था उन्होंने। हाँ, काफी बड़ा हिस्सा। दस्तावेज इस बात को रेखांकित करता है, उन्होंने अपनी जिंदगी जंगलों में गुजारी, पर मेवाड़ की मिट्टी पर मुगल परचम स्थायी रूप से कभी नहीं लहराने दिया। तो इस पूरी कहानी को, इस दस्तावेज महाराणा प्रताप मेवाड़ की अजय आत्मा के नजरिए से देखें तो इसका सार क्या निकलता है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो ये स्रोत हमें बताना चाहता है? मुझे लगता है ये स्रोत दो शक्तिशाली विचारों को सामने रखता है। पहला, जैसा कि इसकी एक पंक्ति कहती है, अकबर के पास फौज थी, प्रताप के पास विश्वास। फौज बनाम विश्वास। हाँ, ये सिर्फ सैन्य ताकत और संसाधनों की लड़ाई नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये आत्मबल की लड़ाई थी, अपनी धरती से लगाव और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के विश्वास की लड़ाई थी। ये दिलचस्प तुलना है, सैन्य शक्ति बनाम विश्वास की शक्ति। और दूसरा विचार? दूसरा विचार महाराणा प्रताप के चरित्र के मूल तत्वों को पकड़ता है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो हार कर भी कभी झुका नहीं। हार कर भी कभी झुका नहीं। हाँ, यहाँ हार का मतलब शायद पारंपरिक सैन्य हार से नहीं है, बल्कि उन तमाम मुश्किलों, अभावों और परिस्थितियों से है जिनका उन्होंने सामना किया। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। इस स्रोत के लिए यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तो इस दस्तावेज से जो तस्वीर उभरती है वह है महाराणा प्रताप की असाधारण इच्छा शक्ति की। विपरीत परिस्थितियों में जब शायद झुक जाना आसान रास्ता होता, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए। हाँ, ये कहानी एक गहरे द्वंद्व को दर्शाती है। एक तरफ साम्राज्य की अपार शक्ति, संगठन और विस्तारवादी नीति, और दूसरी तरफ एक अपेक्षाकृत छोटे राज्य का अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी भूमि के लिए सर्वस्व दांव पर लगाने का जज्बा।
ये स्रोत इसी जज्बे को, इसी प्रतिरोध को सलाम करता है। इस स्रोत की व्याख्या के अनुसार भले ही हल्दी घाटी में कोई निर्णायक सैन्य विजय न मिली हो या वो अपने जीवन काल में चित्तौड़ को वापस न पा सके हों, उनका पूरा जीवन और संघर्ष ही मेवाड़ की उस अजेय भावना का प्रतीक बन गया। हाँ, उस भावना का जिसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो भावना जो कहती है हम मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। बिल्कुल। और ये हमें इतिहास को देखने का एक थोड़ा अलग चश्मा भी देता है ना? अक्सर हम इतिहास को सिर्फ विजेताओं के नजरिए से देखते हैं या सिर्फ इस बात से कि कौन जीता कौन हारा। सही कहा। लेकिन ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या जीत हमेशा युद्ध के मैदान पर ही तय होती है या उस प्रतिरोध में, उस निरंतर संघर्ष में, उस जज्बे में भी एक तरह की जीत छिपी होती है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी आत्मा को मरने नहीं देता? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ,